Hello everyone, welcome in our YouTube channel Physio Vigyan, and in this video we are going to see the complications of fracture and total 8 complications of fracture we are going to see. So let's begin it. सबसे पहले जो हम देखेंगे वो क्या है हमारा हाइपोवॉल्मिक शॉक. हाइपोवॉल्मिक शॉक, तो हाइपो को अलग करते हैं और वॉल्मिक को अलग करते हैं. तो हाइपो मतलब कि कम हो रहा है क्या, वॉल्यूम कम हो रहा है और जिसके कारण से बॉडी शॉक में जा रही है. तो यहाँ पे क्या कम हो रहा है, जो हमारा ब्लड है वो कम हो रहा है और जिसके कारण से बॉडी शॉक में जा रही है, वो कुछ काम कर नहीं पा रही है. तो ये फ्रैक्चर का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है कि अगर आपको कहीं पे फ्रैक्चर हुआ है तो वहां पे क्या हो सकता है, हाइपोवॉल्मिक शॉक हो सकती है. क्यों? क्योंकि अगर फ्रैक्चर हुआ है तो हो सकता है कोई आर्टरी वहां पे रप्चर हो गई हो, जिसके कारण से सारा का सारा जो ब्लड है वो बॉडी से बाहर जा रहा है. अब ये दो तरीके का होता है, एक होता है एक्सटर्नल हेमरेज और दूसरा होता है इंटरनल. एक्सटर्नल में आपको बाहर ब्लड आते हुए दिखेगा. सपोज कि आप देख रहे हो रोड में किसी का एक्सीडेंट हुआ है और उसका खून निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, तो वो क्या होगा, एक्सटर्नल हेमरेज, मतलब कि आर्टरी रप्चर हुई और ब्लड बाहर बॉडी से निकल रहा है. दूसरा होता है इंटरनल हेमरेज. यहाँ पे बाहर से ब्लड तो नहीं निकलता लेकिन अंदर रप्चर हुई है आर्टरी और बॉडी के अंदर ही एरिया में क्या हो रहा है, ब्लड क्या हो रहा है, निकल रहा है. बाहर आपको ब्लड निकलते हुए नहीं दिखता. तो इसमें होता क्या है कि जो इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है और फ्लूइड में जो भी ब्लड प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट्स है वो सारे के सारे डिक्रीज होने लगते हैं, जिसके कारण से क्या होगा कि अगर आपका ब्लड आपके आर्टरी वेसल से बाहर निकल गया है तो आपका जो हार्ट है वो प्रॉपरली पंप नहीं कर पाएगा, क्योंकि हार्ट को पंप करने के लिए ब्लड चाहिए होता है जो कि पूरे बॉडी को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है. लेकिन अगर आपके बॉडी में ब्लड ही नहीं है ना, ब्लड का जो वॉल्यूम था वो तो बाहर निकल गया, ब्लड बाहर निकल गया तो अब उसका वॉल्यूम कम हो गया, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका हार्ट पंप नहीं करेगा और बॉडी शॉक में चली जाएगी. ऐसे केसेस में मेजरली डेथ भी हो जाती है. दूसरा हमारा क्या है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस. अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे क्या है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस. थ्रोम्बोसिस को आप एक तरीके से क्लॉट की तरह समझो कि कहीं पे क्लॉट हो गया है. वेन मतलब कि ये जो प्रॉब्लम है ये वेन्स में ही हमें देखने को मिलेगी, और किन वेन्स में, जो डीपर वेन है, जो बॉडी में डीप वेन्स होती है वहां पे हमको ये देखने को मिलेगा. तो होता क्या है, क्लॉट फॉर्म्स इन वेन्स ऑफ लेग्स और थाई. मेजरली ये लेग्स और थाई की जो वेन्स होती हैं वहां पे क्या होता है, क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है उन वेन्स में. ठीक है. अब ये क्लॉट कैसे बन रहा है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं. सबसे पहला कि स्टेसिस, मतलब कि जो ब्लड है वो काफी धीरे धीरे वहां पे सर्कुलेट कर रहा है, पुअर सर्कुलेशन है. ठीक है. या तो आपके ब्लड वेसल में इंजरी हो गई हो, तो सपोज ऐसा, इसको ऐसे समझते हैं, आपकी ब्लड वेसल में इंजरी हुई तो वहां पे पुअर सर्कुलेशन हुआ. अब पुअर सर्कुलेशन के कारण क्या होता है कि जब ब्लड काफी धीरे धीरे जाता है तो वहां पे क्लॉट्स फॉर्म होने लगते हैं, जब प्रॉपरली तरीके से ब्लड क्या नहीं करता, ट्रेवल नहीं करता है. तो इंजरी के कारण वहां पे क्या हुआ, क्लॉट का प्रोडक्शन हुआ और यही क्लॉट जा करके आपके डीपर वेन्स में, जैसे कि आपके काफ में जो वेन्स होती हैं उन पे जा करके क्या हो जाता है, ये ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है वेन को, जिसके कारण से क्या होने लगता है, अब वो ब्लड जो नीचे है, बॉडी के नीचे है, मतलब कि लेग के नीचे जो पूरा का पूरा आपका वेन्स में ब्लड है वो क्या नहीं करेगा, ट्रेवल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पे क्या हो गया, थ्रोम्बस, वहां पे क्लॉट फॉर्म हो गया है, तो नीचे का ब्लड ऊपर नहीं जा पाएगा. तो ऐसे केसेस में क्या देखने को हमें मिलता है, नेक्रोसिस, गैंग्रीन देखने को मिलता है. तीसरा क्या है हमारा, ओस्टियोमाइलाइटिस. ओस्टियोमाइलाइटिस इज द इंफेक्शन ऑफ बोन. जैसे कि आपका फ्रैक्चर हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे बोन फ्रैक्चर में गई. अब अगर यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, ओपन फिक्सेशन कर रहे हैं. दो तरीके का होता है, ओपन और क्लोज, जिसमें कि अगर ओपन हुआ है, मान लो कि उसको ओपन फ्रैक्चर हुआ है, तो वहां पे क्या होगा, सर्जरी वगैरह होगी, वहां पे इंटरनल फिक्सेशंस लगाए जाएंगे. तो जो ये टूल्स होते हैं, ऑर्थोपेडिक टूल्स होते हैं जो बॉडी के बोन को सपोर्ट करते हैं, तो सपोज अगर वो टूल्स अच्छी तरीके से स्टरलाइज नहीं है तो वहां पे वो क्या कॉज कर सकते हैं, अंदर इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, जिसको कि क्या कहते हैं, ओस्टियोमाइलाइटिस. और ये मोस्टली जब कभी भी ओपन फ्रैक्चर होता है तभी देखने को मिलता है. अब ये जो इन्फेक्शन है वो 3 तरीके से हो सकता है. सुपरफिशियल भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है और सीवियर भी हो सकता है. सीवियर केसेस में क्या होता है, यहाँ पे गैंग्रीन आपको देखने को मिलता है, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, उस पूरे पार्ट को रिमूव करना पड़ता है. चौथा जो हमारा क्या है, मायोसाइटिस ओसिफिकेंस. मायोसाइटिस जो साइटिस ओसिफिकेंस है वो
इसको ऐसे समझो कि होता क्या है इसमें। आपको आपके बॉडी का कहीं भी मान लो फ्रैक्चर हुआ है तो वहां पे क्या होगा कि जो मसल्स है ये मोस्टली डीपर फ्रैक्चर, जैसे कि डीप कंट्यूजन अगर हुआ हो मसल में, तो वहां पे क्या होगा कि मसल इंजर्ड होती है। अब मसल में क्या होगा, हीमोटोमा फॉर्म होगा, वहां पे ब्लड वगैरह काफी आएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, वहां पे कैल्सिफिकेशन होने लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल हेटेरोटॉपिक ओसिफिकेंस। एबनॉर्मल हेटेरोटॉपिक ओसिफिकेंस मायोसाइटिस ओसिफिकेंस की केस में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। अगला हमारा क्या है, वोल्ट्समैन। अगर आपको मायोसाइटिस ओसिफिकेंस के बारे में और डीपर जानना है कि एक्चुअल में क्या होता है जिसके कारण से मसल के अंदर बोन क्या करने लगती है, ग्रो करने लगती है। ठीक है, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण से मायोसाइटिस ओसिफिकेंस होता है। ये काफी बड़ा वीडियो हो सकता है, इसलिए यहाँ पे केवल इतना समझो कि मसल के अंदर बोन का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको कि क्या कह रहे हैं हम, हेटेरोटॉपिक ओसिफिकेशन। ठीक है, और ये कंट्यूजन, जब मेजर कंट्यूजन होता है, बड़ा कंट्यूजन मसल में होता है, तब देखने को मिलता है। और मोस्टली फ्रैक्चर्स में कंट्यूजन होता है मसल में। वोल्ट्समैन कॉन्ट्रैक्चर। वोल्ट्समैन कॉन्ट्रैक्चर में क्या है, इसका एग्जांपल आपको ऐसे देता हूं कि जैसे ब्रेकियल आर्टरी है, ठीक है, ये मोस्टली वोल्ट्समैन, इसको और भी क्या कहते हैं, वोल्ट्समैन इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर। अब इसमें होगा क्या कि जो हमारी ब्रेकियल आर्टरी है, अगर वो रप्चर होती है किसी फ्रैक्चर के कारण, ठीक है, जैसे सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर्स वगैरह होते हैं हमारी ह्यूमरस में, तो उसमें क्या होता है, मेजरली हमारी ब्रेकियल आर्टरी रप्चर हो जाती है। तो उसके कारण क्या होता है, जो ब्लड है हमारा वो एक्सट्रीमिटीज में पहुंचता नहीं हमारे हैंड में, तो क्या होने लगती है, शॉर्टनिंग ऑफ फोर आर्म मसल। जो फोर आर्म मसल है, अगर उस पर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो वो उनके क्या होने लगती है, शॉर्टनिंग होने लगती है, और जिसके कारण से हमें क्या देखने को मिलता है, क्लॉ लाइक डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। अगर आपकी ये मसल्स, जो फ्लेक्सर मसल्स ऑफ फोर आर्म है, ये अगर शॉर्टन होने लगेगी तो ऑब्वियसली आपको हैंड में क्लॉ लाइक डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये मेजरली तब होता है जब ब्रेकियल आर्टरी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो जाए, क्लॉट फॉर्मेशन हो जाए, इंजरी होती है, तब देखने को मिलता है। इसके बाद क्या है आपका कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम का मतलब होता है, जैसे कि सपोज अगर आपको कोई इंजरी हुई है, वहां हीमोटोमा या एडमा फॉर्मेशन हो रहा है, तो सपोज इस जगह पे हीमोटोमा या एडमा फॉर्मेशन हुआ है, तो यहाँ का जो प्रेशर है, अगर कोई भी एक्स्ट्रा चीजें वहां पे आ रही हैं, एक्स्ट्रा ब्लड वहां पे आ रहा है, तो मसल्स में एक प्रेशर क्रिएट होगा, और उस प्रेशर के कारण अगर वहां से सप्लाई नीचे की तरफ नहीं जा रही है, एक्सट्रीमिटीज में सप्लाई नहीं पहुंच रही है, तो उसको क्या कहते हैं हम, कंपार्टमेंट सिंड्रोम। व्हेन प्रेशर विद इन मसल इंक्रीजेस, जिसके कारण से क्या होगा, ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो क्या होगा, वहां पे नरिशमेंट वगैरह नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंचेगी, तो लास्ट में अल्टीमेटली क्या होता है, वहां पे नेक्रोसिस, गैंग्रीन आपको देखने को मिलता है। तो यही है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में मसल में प्रेशर इंक्रीज होता है, जिसके अंदर से जो मसल के अंदर से जो वेसल जा रही है, तो अब ब्लड फ्लो उनमें होगा नहीं, उसी को क्या कहते हैं हम, कंपार्टमेंट सिंड्रोम। फिर आपका आता है क्या, फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम। फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम क्या है, ऑक्लूजन ऑफ स्मॉल वेसल्स बाय फैट ग्लोब्यूल्स। अब ये फैट ग्लोब्यूल्स कैसे फॉर्म हुए, सपोज आपका किसी लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर है, जैसे कि मान लो कि आपका फीमर का फ्रैक्चर हुआ, तो वहां पे क्या हुआ कि फ्रैक्चर काफी ज्यादा बड़ा था, तो क्या हुआ कि अंदर की जो बोन मैरो के अंदर जो क्या होते हैं, हमारे फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, वो वहां से निकल करके कहाँ चले गए, आपके किसी भी वेसल्स में, छोटे छोटे वेसल्स में जाकर के वो फैट ग्लोब्यूल्स ऑब्स्ट्रक्ट कर दिए। तो जो वो ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट होती है फैट ग्लोब्यूल्स के थ्रू, उसको क्या कहते हैं हम, फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, अब ये फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम हमारे कैसे सिम्टम्स शो करते हैं, इसको मेजरली FES के थ्रू जाना जाता है कि अगर किसी को फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम होता है तो उसको FES के सिम्टम्स आएंगे। FES में क्या क्या तीन चीजें आती हैं, या तो उसको रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया वगैरह हो सकता है, या तो उसको कोई न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन देखने को मिलता है, अगर ब्रेन की कोई वेसल्स को वो क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो या तो फिर आपको स्किन रैशेस, अगर स्किन की किसी ब्लड सप्लाई को वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है फैट ग्लोब्यूल्स, जो कि हमारे फ्रैक्चर से, बोन मैरो से निकला हुआ फैट ग्लोब्यूल्स था, तो क्या होता है, स्किन में रैशेस क्रिएट होते हैं। तो ये फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम है। इसके बाद आता है आपका लास्ट, क्रश सिंड्रोम। क्रश सिंड्रोम में होता है क्या है, जैसे कि सपोज करो आपको कोई फ्रैक्चर हुआ है, तो ऑब्वियसली अगर बोन का फ्रैक्चर हुआ है तो मसल में कोई ना कोई इंजरी जरूर क्रिएट करेगा। अब अगर मसल में इंजरी क्रिएट हुई है तो मसल से कुछ ना कुछ तो निकलेगा बाहर, जैसे कि क्या निकलते हैं, मायोग्लोबिन्स,
प्रोटीन जो होते हैं, पोटेशियम हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिन काइनेज, ये सारी चीज़ें भी मेजर इंजरी में, मेजर कंट्यूजन ऑफ मसल में निकलते हैं। किडनी में जाकर के ये ग्लोब्यूल्स, क्योंकि ये मायोग्लोबियंस प्रोटीन ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे किडनी में ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, किडनी फेलियर कई बार देखने को मिलता है। तो क्रश सिंड्रोम में हमें एक्यूट किडनी फेलियर के केसेस देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर का टॉपिक था। अगर इसमें कोई डाउट है या किसी एक कॉम्प्लिकेशन को आपको और ज़्यादा अच्छे से समझना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।